रुचि के थप्पड़ मारने पर विकास को भी गुस्सा आ जाता है। विकास ने रुचि की तरफ देखकर कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो रुचि ने विकास से कहा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। गली के कुत्ते हो जो भौंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। रुचि के मुंह से अपने लिए कुत्ता सुनकर विकास के गुस्से को हवा लग जाती है। उसने रुचि को गुस्से में देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर विकास चौहान को कुत्ता कहा। अब देख मैं सबके सामने तेरी क्या हालत करता हूँ। और फिर वो अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। विकास को अपने तरफ आता देख रुचि अपने कदमों को पीछे की ओर लेने लगती है। तभी वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि कोई पीछे से उसे थाम लेता है। जब रुचि पीछे सिर घुमाकर देखती है तो 5 लोग मास्क लगाए खड़े थे और प्राची भी खड़ी हुई थी। रुचि उन लोगों को देखते ही पहचान जाती है। वहीं इस वक्त रोद की आंखें आग उगल रही थीं। रोद रुचि को ठीक से खड़ा करता है और विकास की तरफ घूर कर देखता है। एक पल के लिए विकास रोद की आंखों को देखकर डर जाता है, लेकिन वह अपना डर बाहर नहीं आने देता। तभी रुचि ने रोद से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रोद ने विकास को देखकर कहा, कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसे ही ठिकाने लगाने आया हूँ। और जो औकात भूल गए हैं उन्हें मैं औकात दिखाने। तो रुचि ने कहा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ संभाल लेती। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना संभाल रही हो। अभी तक प्रिंसिपल और टीचर भी वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें इस तमाशे के बारे में जो पता चल गया था वो रुचि को यहाँ से बाहर निकालने आए थे। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो रोद और बाकी सबको वहाँ देखकर चुपचाप खड़े हो गए थे। तभी आदि ने रुचि को साइड ले जाते हुए कहा, आप रहने दीजिए, भाई हैंडल कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर बस एंजॉय कीजिए। आदि की बात सुनकर रुचि उसकी बगल में खड़ी हो जाती है। तभी विकास ने रोद को देखकर एटीट्यूड में कहा, कौन है तू। लगता है तू मुझे नहीं जानता, इसलिए इतनी अकड़ में मेरे सामने खड़ा है। अगर मैं चाहूँ तो तेरी ये अकड़ 1 मिनट में निकाल दूँ। तो रोद ने उसे घूरते हुए कहा, तो निकालना, रोका किसने है। रोद की बात सुनकर विकास गुस्से में रोद की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो रोद को छू पाता, वो वहीं जमीन पर पड़ा हुआ कलहा रहा था। पलक झपकते ही रोद ने उसे धराशायी कर दिया था। विकास जैसे तैसे करके फिर उठता है तो इस बार भी वो जमीन पर पड़ा हुआ धूल ही चाट रहा था। फिर रोद ने अपने पंजों के बल बैठते हुए कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी परछाई को भी छू सके। और जिसे तूने हाथ लगाने की कोशिश की है कि वो मेरी जान है, जिसे छूने के बारे में ही सोचकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। तो विकास ने रोद की तरफ देखकर कहा, आखिर तुम हो कौन। और शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। तब रोद ने कहा, तो कुछ नहीं है और ना ही तेरा बाप कुछ है और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तभी रोद ने अपना मास्क निकालते हुए कहा, क्योंकि रोज सिंह ओबरॉय का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुझ जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। रोद को देखकर तो जैसे विकास की जान ही सूख गई थी। उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि तभी रोद खड़ा हो जाता है और विकास ने रोद के पैर पर पड़ते हुए कहा, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था
मुझे माफ़ कर दीजिए। विकास को ऐसे रोद के पैरों में गिड़गिड़ाता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग रोद को देखते हैं तो और भी ज़्यादा हैरान थे। तभी आदि ने विकास के पास आकर कहा, अब तेरे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने जो भाभी के साथ किया है उसकी सज़ा तो तुझे ज़रूर मिलेगी। तो विकास ने आदि के पैर पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विकास के पैर पकड़ने पर आदि ने अपने पैर छुड़वाते हुए कहा, क्या कर रहा है? अबे मेरे पैर छोड़। और ये माफ़ करने वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इनफैक्ट हम में से किसी का नहीं है। तुझे तो सज़ा मिलकर ही रहेगी। आखिर तूने भाभी के साथ बदतमीजी जो की है। तभी रोज ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, सुना है आपने मेरी बीवी को कॉलेज से निकाल दिया। क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? रोज को देखकर प्रिंसिपल की हालत पहले ही खराब थी और अब उसका सवाल सुनकर उसकी हालत और भी ज़्यादा पतली हो गई थी। वहीं बाकी लोग तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि राखी रोद की बीबी कौन, रुचि या प्राची, क्योंकि प्राची रोद और बाकी सबके साथ। तभी रोद ने एक बार फिर प्रिंसिपल से कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा? तो प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, क्या आप मेरी कैबिन में चल सकते हैं मिस्टर ओबरॉय? प्रिंसिपल को डरते देख सब शॉक्ड थे। तभी रोद प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ जाता है और प्रिंसिपल उसके पीछे चल देता है। वहीं विकास अभी भी जमीन पर ही बैठा हुआ था और रीति उन लोगों को आंखें फाड़ कर देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने कहा, हे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये आवाज़ दिया की थी, क्योंकि आज वो लेट कॉलेज पर आई थी। यहाँ इतना सारा ड्रामा हो गया था, उसके बारे में उसे कुछ अता पता नहीं था। तभी दिया वहाँ पर पहुँच जाती है। सबको वहाँ देखकर वो थोड़ी सरप्राइज थी। तभी उसने प्रथम को देखकर स्माइल करते हुए कहा, हे जीजू। तो प्रथम भी हाय बोलकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। प्रिंसिपल के सामने रोद किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वहीं प्रिंसिपल की तो हालत ही खराब थी। वो बस डरते हुए रोद को ही देख रहा था। तभी रोद ने कहा, किया मैं जान सकता हूँ कि आपने रुचि को कॉलेज से क्यों निकाला? तो प्रिंसिपल ने कहा, वो प्रेग्नेंट थी। तो रोद ने कहा, तो इसमें कॉलेज से निकालने वाली ऐसी कौन सी बात है? तो प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, क्योंकि हमें लगा था कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी वजह से कॉलेज का माहौल ख़राब होता है। तो रोद ने कहा, क्या आपने उससे पूछने की कोशिश की है कि उसकी शादी हुई है या नहीं, या फिर आपने अपनी मर्जी से ही फैसला ले लिया? रोद की बात सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, हमें पता नहीं था और ना ही हमने रुचि से पूछा था, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो रोद ने कहा, होनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन गलती हुई उस दिन आप और ये कॉलेज दोनों ही नहीं रहेंगे। रोद की धमकी सुनकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आ जाता है। फिर उन्होंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रोद ने कहा, फिक्र मुझे नहीं आपको है, मैं तो बस यहाँ बात करने आया था, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको सज़ा देना आया हूँ। फिर रोद ने उठते हुए कहा, खैर इस बार आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। प्रिंसिपल से बात करने के बाद रोद बाहर आता है और देखता है सब वहीं खड़े हुए थे। तो
रुचि ने खुश होते हुए रोज से कहा, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने क्या कहा? तो रोज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो रुचि ने मुस्कुराते हुए रोज से कहा, यही कि मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पढ़ूंगी। तो रोज ने कहा, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे से जान गई। तो रुचि ने कहा, इसमें जानना क्या, मुझे अच्छी तरह से पता है आपने उन्हें अपनी इन खतरनाक आंखों से डराया होगा, इसलिए वो डर गए। तो आदि ने कहा, क्या बात है भाभी, आप तो अंदर तक का पूरा माहौल समझा दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। तभी रोज ने कहा, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो चलें, या फिर तुम्हें भी आज की क्लास अटेंड करनी है? तो प्रथम ने कहा, नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, चल रहे हैं चल। फिर रोज ने रुचि के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, अब अपना ख्याल रखना। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है। वहीं प्रथम ने प्राची से कहा, हम शाम को मिलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते पर उन्हें विकास खड़ा मिल जाता है। विकास को देखकर आदि ने कहा, इसका क्या करना है भाई? तो रूद ने कहा, इसकी गलती की सज़ा इसके बाप को मिलेगी, और अगर बाप को सज़ा मिलेगी तो बेटा खुद ब खुद सज़ा भुगतेगा। तो विकास ने कहा, सर मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं रुचि को अपनी बहन की तरह प्रोटेक्ट करूँगा। तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटे, काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर गए। वैसे ये प्रोग्रेस तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसी ही प्रोग्रेस करते रहो, बहुत जल्द आगे बढ़ जाओगे। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुचि, प्राची और दिया तीनों खुशी खुशी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी रीति ने कहा, तुम तो शेर से भीगी बिल्ली बन गए, वैसे तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हारी साड़ी की साड़ी अकड़ और पावर धरी की धरी रह गई। तो विकास ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो खुद को मौत के मुंह में ढकेल दूँगा। अरे उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो मुझे मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता, और मेरी लाश भी मेरे घर वालों को नसीब नहीं होती। इसलिए भलाई इसी में थी कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूं। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहती हो तो रुचि से दूर रहो। इतना बोलकर विकास वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद रीति ने खुद से कहा, इतनी आसानी से तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब उसके जरिए मैं उसके घर तक पहुंचूंगी और उनमें से किसी एक से शादी करूंगी। रुचि, प्राची और दिया अपने क्लास में बैठे हुए थे। तभी विकास ने उनके पास आकर कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिस्टर मुझे बोलना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना। विकास का बदला हुआ रूप देखकर वो तीनों हैरान थीं। तभी रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं भैया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए और हमें भी आराम से बैठने दीजिए। रुचि की बात सुनकर विकास जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी रीति भी जाकर विकास के ही साथ बैठ जाती है। रीति की नज़र रुचि पर ही थी और क्लास के बाकी लोग भी उन्हें ही देख रहे थे। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुचि से कुछ भी पूछ सकें। कॉलेज के बाद रुचि और प्राची बाहर खड़े हुए थे। ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे। वहीं विकास उन लोगों से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था। तभी रुद और प्रथम की गाड़ी वहां आकर रुकती है तो रुचि और प्राची जाकर उसमें बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद भी विकास भी वहां से चला जाता है।
गाड़ी में रोद ने रुचि को देखकर कहा, कल मैं हमारी शादी को पब्लिसिटी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। रोद की बात सुनकर रुचि ने कहा, लेकिन अचानक से क्यों? आपने तो कहा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे। तो रोद ने कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है लोगों को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए कल मैं अनाउंस करने वाला हूँ, तो तुम रेडी रहना। रोद की बात सुनकर रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वो लोग ओबरॉय पैलेस पहुँच जाते हैं। रुचि बाकी सबके साथ अंदर चले जाती है तो देखती है बाकी सब हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी आदि ने रुचि से कहा, और भाभी कैसा रहा आपका आज का दिन? तो रुचि ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, सच कहूँ तो आज मज़ा ही आ गया। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसे बीत गया? तो आदि ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, कैसा ही जाएगा, आपको पता है मैं पूरे टाइम भाई के साथ रहता हूँ और वो हमेशा भड़कते ही रहते हैं। पूरे दिन कड़वी कड़वी सी फीलिंग आती रहती है। तो रुचि ने रोद को एक नज़र देखकर कहा, अब तुम 24 घंटे कड़वे लोगों के साथ रहोगे तो कड़वी कड़वी फीलिंग ही आएगी। तुम्हारे भाई ना बिल्कुल कड़वे कलेरे की तरह हैं, जब भी मुंह खोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। तो रोद ने रुचि को घूरते हुए कहा, रियली मैं कड़वे करेले जैसा हूँ? तो रुचि ने रोद की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अब जो सच है उसे तो नहीं बदल सकते ना। तो रोद ने रुचि की तरफ जाते हुए कहा, रुको तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। रोद को अपनी तरफ आता देख रुचि जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है और रोद भी उसके पीछे चला जाता है। बाकी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाकी सब भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्रिका कुछ देर इधर से उधर घूरती है जहाँ से अभी रोद और रुचि गए हुए थे और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं रुचि सीधा वॉशरूम में चली जाती है और अंदर से डोर को बंद कर लेती है। तो रोद ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, जान दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो रुचि ने अंदर से कहा, छोड़ेंगे तो तब जब मैं पकड़ पाओगे, मैं बाहर ही नहीं आऊँगी। तो रोद ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक बाहर नहीं आती हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर बाद जब रुचि को बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो उसने खुश होते हुए खुद से ही कहा, अच्छा हुआ ये चले गए, अब मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अगर ये फिर से आ गए तो ये मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। फिर रुचि बाथरूम से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी रोद पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। रोद के पकड़ने पर रुचि की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तभी रुचि ने कहा, आपने झूठ बोला मुझसे कि आप जा रहे हो? तो रोद ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम इतनी आसानी से बाहर आने वाली नहीं थी। फिर उसने रुचि को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या कहा था तुमने नीचे कि मैं कड़वा कलेरा हूँ? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना कड़वा हूँ। इतना बोलकर रोद रुचि को ले जाकर बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर झुककर उसके सॉफ्ट गुलाबी होठों पर अपने होठों को रख देता है और फैशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे रुचि भी रोद के किस में इन्वॉल्व हो जाती है और उसे किस करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद रोद रुचि के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर आ जाता है और किस करते हुए बाइट करने लगता है। वहीं रुचि के हाथ रोद के गालों को सहला रहे थे। धीरे धीरे रोद के हाथ रुचि के ड्रेस के अंदर भी जा रहे थे और उसकी कमर को सहला रहे थे। धीरे धीरे दोनों मदहोश होने लगे थे। रोद एक एक करके रुचि के कपड़ों को
उसकी बॉडी से अलग करने लगता है और उसकी बैली पर किस करने लगता है। इससे पहले वो और आगे बढ़ता, उसे कुछ याद आ जाता है और वो एक झटके में रुचि से दूर हो जाता है और फिर वह बाथरूम में चला जाता है। रूथ का इस तरह से दूर जाना रुचि को समझ ही नहीं आया था। वो तो बस वॉशरूम के गेट को एक तक देखने लगती है। जब काफ़ी देर तक रूथ बाहर नहीं आता तो रुचि खड़े होकर अपने कपड़े पहनकर खुद को नॉर्मल करके बाहर की ओर चली जाती है। वहीं रूथ भी खुद को नॉर्मल करके बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है रुचि वहाँ नहीं थी, तो वो भी नीचे चला जाता है। सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रूथ ने दादाजी को देखकर कहा, दादू, कल मैं एक पार्टी रख रहा हूँ और कल मैं हमारी शादी को पब्लिक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो दादाजी ने कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं कल रंजीत को भी बुला लेता हूँ। पार्टी के बहाने वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे और सबसे मिल लेगा और रुचि भी उन लोगों से मिल लेगी। तो रूथ ने कहा, ठीक है दादू, जैसा आपको सही लगे। सब डिनर के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अभी के रूम में अभी परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि कल उसकी मॉम डैड आने वाले थे और अगर उन्हें अभी के शादी के बारे में पता चल गया तो बहुत बवाल होने वाला था। अभी को वैसे परेशान देखकर युक्ति ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? युक्ति की बात सुनकर अभी युक्ति की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। तो अभी ने मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। फिर अभी ने युक्ति के पास जाकर कहा, वैसे अच्छा लगा ये देख कर कि तुम्हें मेरी फिक्र है। तो युक्ति ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, कल पार्टी है तो आपके मॉम डैड भी आएंगे ना कल? तो अभी ने कहा, हाँ, कल मॉम डैड भी आएंगे। तभी युक्ति ने कहा, अभी उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं पता, कल अगर पता चल गया तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो और चलो सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। फिर अभी युक्ति को लेकर अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। वहीं रुचि के रूम में रूथ अभी तक रूम में नहीं गया था, क्योंकि उसने जिस हालत में रुचि को छोड़ा था उसके बाद उससे नज़रें मिलाने की उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अगर वो रूम में जाएगा तो पता नहीं रुचि कैसा रिएक्ट करेगी। वहीं रुचि रूथ का वेट करते हुए सो जाती है। रात के 12 बजे रुद्र रूम में जाता है तो देखता है रुचि अजीब ढंग से सो रही थी। उसका ब्लैंकेट भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। रोज जाकर रुचि को सही से लेटाता है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी उसकी बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़कर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। अगली सुबह रुचि की नींद खुलती है तो देखती है रुद्र वहाँ नहीं था। रुचि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। नीचे सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे तो रुचि भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी प्रथम ने कहा, रुद्र, क्या आज ऑफिस जाना है? ज़रूरी है? तो रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो रुचि ने कहा, आप लोग ऑफिस जा रहे हो? तो प्रथम ने कहा, हाँ बच्चा। तो रुचि ने कहा, तो क्या मैं भी कॉलेज जा सकती हूँ? तभी रुद्र ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज प्राची भी कॉलेज नहीं जा रही है। उसे आज अग्निहोत्री मेंशन जाना है, क्योंकि आंटी ने उसे बुलाया है। और तुम अकेली तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाओगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर रुद्र बाकी सबके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज घर में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। प्राची अग्निहोत्री मेंशन चली जाती है
रुचि घर पर अकेले बोर हो रही थी तो उसने दादाजी से कॉलेज जाने की परमिशन ले ली थी और वो कॉलेज चली जाती है। वहीं लगभग 1 घंटे बाद रुथ कॉन्फ्रेंस रूम में था। तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो रुथ उस कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वो इरिटेट होकर कॉल को रिसीव कर लेता है। जैसे ही रुथ उस आदमी की बात सुनता है तो गुस्से में जल्दी से मीटिंग छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। रुथ को इस तरह से जाते देख सब हैरान थे, तो प्रथम जल्दी से मीटिंग ओवर करके बाकी सबके साथ रुथ के पीछे निकल जाता है। रुथ अपने साथ गार्ड को भी लेकर नहीं गया था। तभी प्रथम रुथ को कॉल करता है तो रुथ गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठा लेता है। तो प्रथम ने रुथ से कहा, रुथ कहाँ है तू और ऐसे हड़बड़ी में कहाँ गया है? तो रुथ ने कहा, वो रुचि को किसी ने उसके कॉलेज से ही उसे किडनैप कर लिया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो प्रथम ने कहा, हम भी पहुँचते हैं और वो लोग भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रुथ काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है तो रुथ एकदम से ब्रेक मारता है। रुथ ने अपनी गाड़ी के बाहर निकलकर उस औरत के पास जाकर कहा, आप ठीक तो हैं ना? उस औरत ने रुथ को देखकर कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अब ठीक नहीं रहोगे। और फिर अपनी कमर से गन निकालकर रुथ के ऊपर शूट कर देती है। गोली सीधा रुथ के दिल के पास लगी थी। गोली लगने के बाद रुथ उस औरत की तरफ बढ़ता है तो औरत 2 गोलियां और रुथ के ऊपर चला देती है। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है तो औरत जल्दी से उसमें बैठकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही प्रथम और बाकी सबकी गाड़ियां वहां पर आकर रुकती हैं। रुथ को इस हालत में देखकर सबकी जान ही सूख जाती है। प्रथम जल्दी से रुथ के पास जाता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, रुथ आंखें खोल। तो रुथ ने प्रथम को देखकर धीरे से कहा, प्रथम, रुचि। तो प्रथम ने बाकी सबकी मदद से रुथ को उठाते हुए कहा, तो उसकी चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। और फिर प्रथम बाकी सब साथ रुथ को हॉस्पिटल ले के लिए निकल जाते हैं और कुछ गार्ड और बात को रुचि ही के कॉलेज भेज देते हैं। रुथ की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आदि तो रुथ को ऐसे देखकर कांप रहा था। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में सब कुछ पहले से ही रेडी था, क्योंकि प्रथम ने पहले ही कॉल कर दिया था। वहां पहुंचते ही जल्दी से रुथ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब तक बाकी सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शिल्पी जी ने प्रथम के पास आकर कहा, ये सब कैसे हुआ प्रथम, और तुम लोग कहाँ थे? तो प्रथम ने कहा, मॉम, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं था, बिना बताए निकल गया था और जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी की फैमिली और पात की फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी थी। दादाजी भी वहाँ आ गए थे और उसके साथ उनका छोटा बेटा रंजीत और उसकी फैमिली भी आ गई थी। दादाजी को देखकर आदि जल्दी से जाकर उसके गले लगकर रोने लगता है। दादाजी ने आदि को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ आदि, कुछ नहीं होगा उसे, वो रुद्र सिंह ओबरॉय है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो आदि ने रोते हुए कहा, दादू, भाई को 3-3 गोलियां लगी हैं, उनका कितना खून निकल गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दादाजी ने कहा, मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होगा, उसे तुम खुद को संभालो। दादाजी ने आदि से बोल तो दिया था, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें भी अपने पोते को खोने का डर था। अपने बहू और बेटे को खोने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और आज रुथ इस हालत में हॉस्पिटल में था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी।